गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिएगा अपना टॉपिक क्या होने वाला है। अपना से कुछ क्वेश्चंस हमने स्पॉट ऑन किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है आपका टेंस का और स्पॉट है आपका जो एसएससी एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, उसी का क्या है, कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और हम लोग आज देखने वाले हैं टेंस से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेनली याद रखिएगा, ये मेनली आपका एसएससी का क्वेश्चन है। मेनली कौन सा कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के ये मेनली। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अब पहला क्वेश्चन आपको हो सके समझ में ना आए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। इंग्लिश में क्या है, हर क्वेश्चन पे एक आपका अलग कॉन्सेप्ट है, और आप लोग सबको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। यहां से आपको दिख रहा है कि ये भी आपका फ्यूचर है और ये भी क्या है, आपका फ्यूचर है। अब एक चीज आपको पता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको हम यहां पे लिख देते हैं कि जब भी कोई टाइम क्लाउज, या तो टाइम क्लाउज या तो टाइम क्लाउज या फिर कंडीशनल क्लाउज, दो क्लाउज होता है, ठीक है, या तो टाइम क्लाउज या तो कंडीशनल क्लाउज। देखिएगा, या तो टाइम क्लाउज या तो कंडीशनल क्लाउज। टाइम क्लाउज में क्या क्या आता है, आफ्टर और बिफोर, और कंडीशनल क्लाउज में तो बहुत सारे आ सकते हैं, इफ आ सकता है, व्हेन आ सकता है, व्हेन एवर आ सकता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आ सकता है, अनटिल अनलेस आ सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट जब आपके पास होगा तो देखिएगा क्वेश्चंस कितने आसानी से बन जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा फिर क्वेश्चन ये आपका बनेगा नहीं, आपको लगेगा काफी सिंपल क्वेश्चन है, दो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस है, जिसको आप सही टिक करके आ जाइएगा तो। लेकिन होता क्या है, आफ्टर बिफोर हमने क्या बोला, ये दोनों है टाइम क्लाउज और कंडीशनल क्लाउज के साथ हमेशा टेंस कौन सा लगता है, तो टेंस आपका लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं ये है सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 क्या होता है, V1 प्लूरल वर्ब होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब में एस और ईएस लगा होता है वो कौन सा होता है, तो V5 होता है, ठीक है। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर है। अब जहां पे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब वो या तो डू आता है, वो या तो डज आता है। और ये भी आप जानते हैं कि डू कहां कहां लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ, और डज कहां कहां लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ। हमने क्या बोल दिया कि जब टाइम क्लॉज कंडीशनल क्लॉज रहेगा तब सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे और सिंपल फ्यूचर नहीं लगाएंगे। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में यूज करना है। वहां पे ये टाइम क्लॉज आया हुआ था क्वेश्चन में, आपको सामने दिखाएंगे, वहां पे टाइम क्लॉज आया हुआ था, और टाइम क्लॉज के साथ आपको कौन सा टेंस लगाना था, आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट, ना कि सिंपल फ्यूचर। और क्वेश्चन में क्या था, सिंपल फ्यूचर आपको दिया हुआ था, क्या कीजिएगा, उसे चेंज कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट में और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि टाइम क्लाउज के साथ कौन सा टेंस लगता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर कभी आएगा नहीं। यहां पे देखिए सिंपल फ्यूचर है, अब विल को हटाइए और देखिए तो सिंपल प्रेजेंट हो गया कि नहीं हुआ। जो अदर पार्ट है उसमें सिंपल फ्यूचर रहेगा, ठीक है, लेकिन जिस पार्ट में कंडीशनल क्लाउज या टाइम क्लाउज रहता है वो कौन सा टेंस होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है, ना कि सिंपल फ्यूचर। ये ध्यान देने वाली बात है, यही कॉन्सेप्ट था आपका। देखिए टाइम क्लॉज आया हुआ है, इसके साथ कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, और अदर पार्ट में सिंपल फ्यूचर है, तो एरर कौन सा था आपका, फर्स्ट पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन का क्या आपका होने वाला है सॉल्यूशन, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू, ठीक है।
आफ्टर है टाइम क्लॉज लगा हुआ है, इसके साथ हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, विल को हटा दीजिए और सेंटेंस आपका सही होगा। जो अदर पार्ट होता है जिसमें कंडीशनर और आपका टाइम क्लॉज नहीं होता है, उसे बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे हम इसका अगर हिंदी पूछे, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू, इसका मतलब यह है कि जब तुम मुंबई से वापस आओगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपको लगेगा फ्यूचर का आपका है, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर है, लेकिन कंडीशनल क्लॉज जैसे ही लगा आप क्या करेंगे, कंडीशनल क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज कर दीजिएगा, सिंपल फ्यूचर को हटा दीजिएगा और सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले तो क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट पीरियड विल को हटाइएगा और यू के साथ तो हमेशा V1 लगता है, जानते ही हैं यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो V1 लगता है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। क्या है क्वेश्चन ये कि माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। आपको दिख रहा है माय फादर सिंगुलर है, हैज प्लस V3, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब याद रखिएगा फिर से एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी, याद रखिएगा, जब भी पास्ट का टाइम आ जाता है, अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम आ जाता है तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है, तो आप कहेंगे सिंपल पास्ट। इसका एक और नाम क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिएगा इस चीज को, पास्ट का टाइम कहाँ है, आपको देखिए तो लास्ट सैटरडे, ये आपका पास्ट का टाइम है कि नहीं, बीता हुआ टाइम है कि नहीं, आपको पास्ट का टाइम आपका है कि नहीं, और पास्ट का टाइम आते के साथ कौन सा टेंस आप लगता है, याद रखिएगा पास्ट का टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस्टरडे पास्ट का टाइम है, ठीक है, 1920 पास्ट का टाइम है, 2011 पास्ट का टाइम है, लास्ट मंथ पास्ट का टाइम है, ठीक है, लास्ट ईयर पास्ट का टाइम है। जो भी अगर पास्ट का टाइम अगर सेंटेंस में आ गया तो टेंस कौन सा लगाएंगे आप, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 फॉर्म लगता है, याद रखिएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका डिड लगता है और डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। यही तो होता है कि अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगे, फिर से आपको बताते हैं, ये सेंटेंस अगर आपको ना समझ में आए तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। आपको लगा माय फादर सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका V3, ठीक है, वो बॉम्बे से सैटरडे टाइम भी क्या है, तो पास्ट का टाइम है, और पास्ट टाइम के साथ कौन सा टेंस लगता है, तो सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है, और इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो V1 फॉर्म। ठीक है, चलिए पास्ट के टाइम में और क्या क्या आ सकता है, यस्टरडे बीता हुआ कल, 1920 1920, 2011 लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, कुछ भी आ सकता है। पास्ट का टाइम याद रखिएगा, पास्ट का टाइम सिंपल पास्ट, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर पास्ट का टाइम आएगा तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में याद रखिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने आपको बोला सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 ये हैज नहीं आता है, क्योंकि ये हैज या हैव के साथ अगर ये V3 फॉर्म आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और आपको टेंस कौन सा रखना है, तो आपको टेंस रखना है सिंपल पास्ट, जो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ क्या में चेंज करना है, माय फादर हैज को हटा दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाएगा, और ये टेंस कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट, क्योंकि ये पास्ट का टाइम आया हुआ है, इसलिए टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। माय फादर लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये सही हो गया। तो एरर कहाँ था आपका, यहाँ पे फर्स्ट में ही था, ठीक है, माय फादर हैज लेफ्ट, सॉरी सेकंड में है आपका बी है ये, और यहाँ पे आपको हैज हटा दीजिएगा और ये लेफ्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस आपका सिंपल पास्ट है, किसकी वजह से, ये पास्ट टाइम की वजह से। मतलब सेंटेंस में अगर पास्ट टाइम आता है तो आपको टेंस कौन सा करना है, तो हमेशा सिंपल पास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। अब यहां से आपको एक चीज तो क्लियर दिख रहा होगा कि सेंटेंस का टेंस आपको पकड़ के चलना है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक लैंग्वेज के लिए, एक सेंटेंस के लिए टेंस का सही यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड लग गया, यूज्ड का मतलब ये टेंस कौन सा है जी? यूज्ड का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2। देखिएगा, यूज्ड और यूज्ड, ये क्या है? V1, V2, V3 और V2 आया मतलब ये टेंस कौन सा है? पास्ट का सिंपल, सिंपल पास्ट कहते हैं। वर्ब का V2 आएगा, याद रखिएगा इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आएगा तो टेंस कौन सा रहेगा? सिंपल पास्ट। V2 सिंपल पास्ट, याद कर लीजिएगा, V2 सिंपल पास्ट। तो V2 यहां पे आ चुका है। आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। तो यहां पे आप लोग एक सवाल और हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे V2 यूज्ड आपका V2 भी है और यूज्ड आपका V3 भी है ना? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आप बोलेंगे कि सर इसका V2 कैसे मान लिए? ये V3 भी तो हो सकता है क्योंकि यूज्ड आपका V3 भी है, V2 तो है ही और V3 भी है, तो कैसे मान ले कि ये V2 है? क्योंकि V3 भी तो यूज्ड होता है। याद रखिएगा, ये जो V2 है ना, V2 वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ बस आता है, लेकिन अगर V3 आएगा, V3 अपने साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब रखता है। V3 कभी भी सब्जेक्ट के साथ अकेले नहीं आ सकता है। याद रखिएगा इस चीज को। फिर से आपको थोड़ा सा इसे हम क्लेरिफाई कर देते हैं। V2 और V3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी। V2 और V3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं। देख लीजिए, V2 है वो सब्जेक्ट के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। मतलब सब्जेक्ट के साथ आपको डायरेक्ट V2 आ सकता है। V2 वर्ब फॉर्म है, वो सब्जेक्ट के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। मतलब सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आपका V2 आ सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन V3 है ना, V3 हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। V3 है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, वो सब्जेक्ट के साथ नहीं आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका V3 फॉर्म नहीं आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद V3 नहीं आएगा, वो हमेशा अपने साथ क्या रखता है? एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, V3 हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो साथ यहां मेंशन कर दीजिएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है? हैज हैव हो सकता है और हैड हो सकता है। हैज हैव कहां लगता है? तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड कहां लगता है? तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा, V2 अकेले आता है, लेकिन V3 कभी भी सब्जेक्ट के साथ अकेले नहीं आता है, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद V3 नहीं आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आएगा? V2 आएगा, V3 नहीं। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। इसीलिए हमने वहां पे जोर दिया कि जो V2 फॉर्म था वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया हुआ था यूज, इसीलिए वो V2 फॉर्म है, V3 नहीं। क्योंकि V3 हमेशा अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब रखता है और V2 अकेले आ सकता है। V2 अकेले आता है, लेकिन V3 हमेशा अपने साथ क्या रखता है? तो एक हेल्पिंग वर्ब रखता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ना समझ में आया तो बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन को पहले क्लियर तो करें कि आई यूज्ड टू स्टडी, हमें दिख गया V2 और V2 का मतलब सिंपल पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस है। आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। कहेंगे सब्जेक्ट के साथ V1, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, मतलब आधा सेंटेंस आपका पास्ट के बारे में बता रहा है, तो फिर ये प्रेजेंट कहां से आ जाएगा? अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ये देखिएगा एंड लगा हुआ है, एंड याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड के साथ जो दो वर्ब आता है ना, ठीक, एंड जो भी दो वर्ब को कनेक्ट करता है वो हमेशा सेम फॉर्म में होते हैं, सेम फॉर्म में होते हैं।
अगर यहाँ पे ये वर्ब यूज टू V2 है तो ये एंड के साथ जो वर्ब आएगा वो भी V2 आएगा, गो नहीं हो जाएगा, गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट होगा, और ये आपका सही जवाब होगा। आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई वेंट टू बेड। मतलब क्या है कि मैं 10 बजे तक पढ़ा करता था, उसके बाद मैं बिस्तर पे जाया करता था। ठीक है, यहां से आपको लग रहा है सिंपल पास्ट पास्ट है, तो पास्ट में सिंपल चल रहे हैं, यूज टू V2 है, तो ये भी तो V2 होगा। ठीक है, देन आई वेंट टू बेड, आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई वेंट टू बेड। आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होने वाला है, आपका सी होगा, गो को चेंज कीजिएगा V2, वेंट में होगा, और ये भी V2, वर्ब फॉर्म सेम रखिएगा क्योंकि एंड से कनेक्ट हो रहा है वर्ब फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, ठीक है, धुआं, हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स but only recently has the harmful effects of noise pollution become known। सबसे पहले आपको ये देखना है कि has plus been plus B3, और ये जो has plus been plus B3 होता है ना, ये has या have के साथ been लगकर, और अगर B3 फॉर्म लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, पैसिव हो गया। ठीक है, हैज बीन प्लस B3 रह गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस किसका हो गया, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ठीक है ना, हैज प्लस V3, मतलब ये हैज के साथ बीन प्लस V3 क्या है, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस किसका है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन, ये एयर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है इसलिए हैज आया था, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपका एयर पॉल्यूशन था इसलिए हैज लगा हुआ था। यहाँ पे क्या है, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन नोन। जब पैसिव है तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में पॉल्यूशन बिकम को हटा दीजिएगा या हैव बीन नोन कीजिएगा, और ये आपका सही होगा। क्योंकि पैसिव है तो दोनों पार्ट को हम लोग पैसिव लेकर चल रहे हैं। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हैव बीन नोन, या हैव नोन आपको सही नहीं होगा, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हैव बीन नोन आपका सही होगा। ये पैसिव था और ये हैज लगा हुआ था क्योंकि बात हो रहा था एयर पॉल्यूशन का, और यहाँ पे जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स लाए, मतलब आपका प्लूरल है, एक इफेक्ट से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है तो होगा प्लूरल, और उसके साथ क्या लगता है, हैव। तो क्या एरर है आपका, सी एरर है। आप बिकम को हटा दीजिएगा और हैव बीन लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड कंटेन्ड 5000 रुपीज। पहली बार आप सेंटेंस पढ़िए, आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, कुछ नहीं, चलिए आपको बताते हैं। द जज आस्क्ड द मैन, ये V2 फॉर्म, द जज आस्क्ड द मैन। ठीक है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा है जी, तो टेंस आपका V2 है, और V2 का मतलब क्या होता है, तो पास्ट टेंस। क्लियर है ना, V2 का मतलब कौन सा टेंस, आपका पास्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है V2 फॉर्म, तो क्या है ये, सिंपल पास्ट, मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहे हैं। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट। जब ये पास्ट में चल रहे हैं तो ये कंटेन होगा कि कंटेंट होगा। जब आप पास्ट में चल रहे हैं तो ये तो आपका प्रेजेंट का आ गया, है ना। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन्ड 5000 रुपीज होगा, ना कि कंटेन, क्योंकि ये टेंस देखिए आपका पास्ट में चल रहा है। द जज आस्क्ड द मैन, सिंपल पास्ट, और जब पास्ट में चल रहा है तो आप प्रेजेंट यूज नहीं कीजिएगा, पास्ट ही यूज कीजिएगा। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन्ड होगा, कंटेन्ड 5000 रुपीज, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा। कंटेंट को क्या में चेंज कीजिएगा, कंटेंट में।
आई होप समझ में आ गया। पास्ट था, द जज आस्क्ड द मैन, V2 था। इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, कंटेन नहीं होगा, क्या होगा, कंटेन्ड होगा। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन्ड 5000 रुपीज, ये आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, प्रॉब्लम होगा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एज यू कैन सी बाय माय विजिटिंग कार्ड दैट नाउ आई एम इन मुंबई। चलिए सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, टेंसेस चेक करते हैं। एज यू कैन सी बाय माय विजिटिंग कार्ड, जैसे कि अब तुम देख सकते हो मेरे विजिटिंग कार्ड से, दैट नाउ आई एम इन मुंबई। यहां भी आपका टेंस पास्ट में चल रहा है, कैन सी और नाउ आई एम इन मुंबई, ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही है। एज यू कैन सी बाय माय विजिटिंग कार्ड, जैसे कि तुम मेरे विजिटिंग कार्ड से देख सकते हो दैट नाउ आई एम इन मुंबई, कि मैं अब कहां हूं, मुंबई में। दोनों प्रेजेंट है, कैन सी लगा हुआ प्रेजेंट है और ये भी आपका आई एम लगा हुआ प्रेजेंट है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो क्या होगा आंसर 6 का, सी आपको सॉरी डी होगा, नो एरर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए थोड़ा सा आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा कर्सर को हम ऊपर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आज पढ़ते हैं। Question 7. The ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. अब याद रखिए यहां पे एक चीज है, was considered, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे कि was और were के साथ अगर V3 फॉर्म लगा हुआ है तो ये तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब एक्शन सब्जेक्ट पे दिया जाता है, ठीक है ना। मुझे बताइए यहां पे द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, क्या करेंगे, ये मिनिस्ट्री है ना, ये जो कंसिडरिंग कर रहा है सेवरल प्रपोजल्स, कर कौन रहा है, मिनिस्ट्री है, ना कि इस पे एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट पे एक्शन होगा तो पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पे ये सब सारा काम कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री कर रहा है। मतलब जब एक्शन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि सब्जेक्ट, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिएगा क्या होता है, वाज वर प्लस V3 के साथ ये पैसिव वॉइस आपका लगता है। याद रखिए जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तब क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, है ना, एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट पे कोई एक्शन होता है, जब सब्जेक्ट पर कोई एक्शन होता है तब पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है एक्टिव और पैसिव पहचानने में, ठीक है ना। याद रखिएगा वाज वर प्लस V3 ये पैसिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस किसका है, तो आप कहेंगे सिंपल पास्ट का। किसका पैसिव वॉइस है, ये सिंपल पास्ट का आपका ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। वाज वर प्लस V3